सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्री की लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं कर्मा आईएएस पर। आप सभी का स्वागत है कर्मा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। लाइव गुड मॉर्निंग सभी को। मनीषा जायसवाल, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और राम राम। और आज संडे का दिन है, आप लोग भी सुबह सुबह जगे होंगे है ना। तो कष्ट हुआ होगा कि आज जल्दी जल्दी क्लास रख दी है इस तरह से। तो जैसे कि सर अभी बता के गए हैं कि कल से एक्चुअल में क्लास जो होगी वो 8:30 बजे से होगी, लेकिन आज ही का दिन इसलिए रखा गया क्योंकि क्लास आज से स्टार्ट होनी थी, तो संडे रखा गया। ठीक है। हाँ, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ, आकाश को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उन सभी से हम रूबरू हो लेते हैं। तो मेरा नाम किशोर शर्मा है और मैं आप लोगों के साथ अगर देखा जाए जो हमारी यूनिट 6 है प्री के अंतर्गत, वो हम लोग समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत यूनिट 6 में 2 भाग आते हैं। एक आता है भारत और मध्य प्रदेश। तो भारत की अर्थव्यवस्था वाला बिंदु और दूसरा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाला बिंदु। इन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और एक हमारी जर्नी रहेगी क्योंकि क्लास जब तक कंटिन्यू रहेंगी उस दौरान अगर देखा जाए हमारे बीच एक अच्छा समन्वय तभी हो सकता है जब आप को ये जो बिंदु लिखे हुए हैं सिलेबस के अंतर्गत वो प्रॉपर तरीके से मालूम हो। और कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मेरी क्लास में संविधान का अनुच्छेद 19 पूरी तरह से लागू रहेगा, यानी वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप बिल्कुल बेझिझक होकर कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसकी अपनी खुद की एक शब्दावली होती है। तो कई बार बच्चों को शब्दावली शायद समझ में ना आती है और उसके कारण वो थोड़ा सा भाग जटिल लगने लगता है या वो टॉपिक जटिल लगने लगता है। तो ऐसा कोई भी बिंदु जो आपको ऐसा लग रहा हो शब्द के अंतर्गत कि थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, तो आप बेझिझक होकर मुझे बताइएगा, तो उसको मैं सरलीकरण करने का और बेहतर तरीके से प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग शाहरुख। अगर तो सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी हैं पहले हम एक बार उस पर रूबरू कर लेते हैं, फिर अपन आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो जैसे आपको सिलेबस में सबसे पहले अगर देखा जाए यूनिट 6 के अंतर्गत जो टॉपिक दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति दे रखा है। दूसरा टॉपिक दे रखा है मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर देखा जाए इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तीसरा टॉपिक दे रखा है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास। फिर अगर देखा जाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीपी दे रखा है। और फिर अगर देखें मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर दे रखा है। तो हाँ, मुस्कान गुड मॉर्निंग सभी को बच्चों को। तो ये जो इस तरह से टॉपिक दे रखे हैं ये वाले टॉपिक है हमारे, अगर मैं बात करूं तो एमपी इकोनॉमी को लेकर। और फिर अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं: भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। दूसरा इसमें इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दे रखा है। फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थाएं हैं और रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसीज दे रखी हैं हमें। और फिर अगर देखा जाए भारत की विदेश व्यापार की नीतियां और फिर कुछ संगठन दे रखे हैं जैसे G20, शार्क तथा आसियान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। हाँ खुशबू गुड मॉर्निंग। तो ये सिलेबस हमें दे रखा है। अब एक्चुअल में सिलेबस तो इस तरह से दे रखा है, आपको सिलेबस पूरा तरीके से याद भी होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हम प्री दे रहे हों या मेंस दे रहे हों, मैं प्रत्येक बच्चे से कहता हूं कि आपको अपना सिलेबस पूरा पता होना चाहिए और उससे क्या होता है बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है हमारी। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने की जो शुरुआत करेंगे एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी से, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था से ही सर क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये प्रश्न आपका होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए कुछ इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उन्हें समझ सकते हैं। फिर जब एमपी इकोनॉमी की तरफ आएंगे तो वो कॉन्सेप्ट या वो जो शब्द आते हैं शब्दावली के इकोनॉमी के, तो उन्हें बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत एक्चुअल में अगर देखा जाए हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एमपी इकोनॉमी पढ़ेंगे। लगभग अगर देखा जाए 50 से 52 लेक्चर के अंतर्गत अगर हम ये जो यूनिट 6 है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना बच्चों। तो इतने समय अवधि में हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको मेंशन करा दूंगा। अब आप लोग एक सौ में ये कहूँगा कि आप लोग भी क्या करिएगा, नोटबुक रखिएगा साथ में और नोटबुक के साथ जो भी पॉइंट्स लगे उनको आप मेंशन करते चलिएगा। वैसे आपको
जैसे आज की जो क्लास अभी हो रही है उसका पीडीएफ अगर देखा जाए एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा, आप वहां पर भी जाकर वो पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी जैसे मैं नोट डाउन करा रहा हूँ तो चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, वो आपके एज अ रिवीजन में शॉर्ट नोट्स के रूप में क्या करेगा, बड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक में जैसे शब्द जो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का सामान्य रूप से परिचय के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस परिचय को यदि हम देखें तो इसको हम ऐसे देखते हैं। परिचय के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला दो शब्द होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि दो शब्द हैं। एक शब्द लिखा रहता है सिलेबस के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र, और दूसरा शब्द लिखा रहता है हमारे सामने अर्थव्यवस्था, है ना। तो पहले हम इन शब्दों से इनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसको अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पहला जो शब्द है अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है हमें। तो अर्थशास्त्र अगर देखा जाए दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है अर्थ और दूसरा शब्द छुपा हुआ है शास्त्र। तो यानी अर्थ का यहाँ पर जो मतलब है वो मतलब है धन से, है ना। तो हर विषय के परिप्रेक्ष्य में जैसे मैंने कहा शब्दावली अर्थ, अगर हिंदी पढ़ रहे होते तो अर्थ का मतलब और कुछ होता, लेकिन इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है बच्चों विज्ञान होता है, विज्ञान होता है। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो यहां पर बनता है धन का विज्ञान। क्या भावार्थ निकलता है इसका, धन का विज्ञान, यानी धन का विज्ञान है अगर हम बात करें तो धन का विज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये धन का विज्ञान जो परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने। किसने किया था परिभाषा के रूप में, एडम स्मिथ ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को किसने कहा है, तो वो कहा है एडम स्मिथ ने। जब एडम स्मिथ ने कहा है तो ध्यान रखना एडम स्मिथ अगर देखा जाए अर्थशास्त्र के क्या हैं, जनक हैं। यानी अर्थशास्त्र का जनक कौन होगा बच्चों, तो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1776 में इनकी पुस्तक आई थी। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना यहाँ पर 2 स्टार बना लेना आप लोग अपने नोट्स के अंतर्गत। एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार एमपीपीएससी के अंतर्गत पूछा गया है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के क्या हैं, जनक हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के अंतर्गत पहली बार अगर मैं बात करूं पूंजीवादी और मांग पूर्ति जैसे सिद्धांतों को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। हम इनको क्यों कहते हैं अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि एडम स्मिथ पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में मांग पूर्ति की स्थिति कैसे निर्धारित होती है। साथ ही साथ इस पुस्तक में उन्होंने उत्पादन के संदर्भ में बिंदुओं को उल्लेखित किया, प्रोडक्शन को बताया कि प्रोडक्शन कैसे निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने तो ये कहा था, वास्तविकता में अगर देखा जाए एडम स्मिथ ने, कि आप उत्पादन करिए, उत्पादन स्वयं यानी आपका जो उत्पाद है वो स्वयं बिकता है। बिकता है मतलब यानी अगर देखा जाए कहने का तात्पर्य है क्योंकि मांग और आपूर्ति के मध्य एक संबंध होता है। जब उत्पादन होता है तो उसकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या करती है, सप्लाई के रूप में करती है। तो प्रोडक्शन करने पर फोकस किया। इसीलिए अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इन्होंने मतलब अगर देखा जाए अपनी पुस्तक के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए, इसी के कारण इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। बच्चों एक चीज और मैं बताऊं, द वेल्थ ऑफ नेशन अगर देखा जाए एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो एक्चुअल में अगर हम बात करें वो शॉर्ट नेम है। इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and cause the wealth of nation, an inquiry into the nature and cause the wealth of
नेशन, इस पुस्तक का एक्चुअल में पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट के यानी लास्ट के ही शब्दों को हम एक्चुअल में याद रखते हैं और द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अर्थ का मतलब क्या हो गया धन, शास्त्र का मतलब क्या हो गया विज्ञान, तो इसको हमने क्या नाम दिया धन का विज्ञान। लेकिन अगर देखा जाए ये परिभाषा है अपने आप में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित की गई है, और इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत इस परिप्रेक्ष्य में धन के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में दिए, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक 1776 में जो प्रकाशित हुई थी द वेल्थ ऑफ नेशन में किया है। अब बच्चों एक और चीज मैं आपसे कहूं, यहां पर जब हम अर्थशास्त्र की एक्चुअल एक और परिभाषा को समझें तो अगले पेज पर उसको देखते हैं अपन लोग। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा जो दी गई है उसको भी एक बार थोड़ा सा और नजर देखिए। अर्थशास्त्र वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अब सामाजिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत अगर देखा जाए मूलभूत रूप से हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर बात करूं सामाजिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और एक शब्द और वित्त, इन सभी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की इस शाखा के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और वित्त का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब एक्चुअल में आप लोग ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व होते हैं। क्या है? प्रमुख तत्व होते हैं। अब ये जो प्रमुख तत्व हैं जो सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत दिए गए हैं वो निर्धारित किए गए हैं वस्तु और सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में। अब परिभाषा कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और वित्त का क्या किया जा रहा हो? अध्ययन किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे। तो प्रमुख तत्व कौन से हो गए? ये इसके प्रमुख तत्व हो गए उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, लेकिन किसके संदर्भ में हो गए? वस्तु सेवाओं। पूरी इकोनॉमी बच्चों, पूरी इकोनॉमी अगर देखा जाए इन्हीं 5 शब्दों और ये 2 महत्वपूर्ण शब्दों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होती है। आप पूरी इकोनॉमी अगर पढ़ेंगे तो या तो उत्पादन की बात हो रही होगी, या उपभोग की बात हो रही होगी, वितरण की हो रही होगी, या विनिमय की या वित्त की परिप्रेक्ष्य में हो रही होगी। लेकिन किसके संदर्भ में हो रही होगी? इन्हीं 2 शब्दों के परिप्रेक्ष्य में हो रही होगी। या तो हम वस्तु की बात कर रहे होंगे या हम सेवाओं की बात कर रहे होंगे। तो परिभाषा क्या निकल कर आई? सामाजिक विज्ञान की शाखा में वस्तु सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और वित्त का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब देखो अगर इकोनॉमी अगर देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर देखा जाए पूरी व्यवस्था किस पर है? उत्पादन पर निर्धारित। उत्पादन किसका होगा? या तो आप वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे या आप क्या कर रहे होंगे? सेवाओं का उत्पादन कर रहे होंगे। आप देखते चलना, तो वस्तु के उत्पादन में या तो आप क्या कर रहे होंगे? कृषि क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन हो रहा होगा, या अगर देखा जाए उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन हो रहा होगा, या सेवाएं जो हम लोग बैंकिंग, वित्त, शिक्षा ये व्यवस्थाएं देखते हैं इस प्रकार की। जैसे अभी क्लास में जैसे मैं खड़ा हूं और आप लोग घर से बैठकर ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये वास्तविकता में क्या है? यहाँ पर सेवाएं सृजित हो रही, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और आप लोगों को ये सुविधा मिल रही है। तो ये कृषि के परिप्रेक्ष्य में फसलों का उत्पादन हो गया, उद्योग के परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं का विनिर्माण, वस्तुओं का उत्पादन हो गया। ऐसी सारी चीजें इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आप घर पर बैठकर क्या कर रहे हो? घर पर बैठकर इस सेवाओं का उपभोग कर रहे हो। आप अभी जाओगे, संडे है, बढ़िया पोहा, जलेबी, समोसा खाओगे, तो ये भी तो वस्तु हो गई जिसका क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किसी भी प्रकार से किसी वस्तु या सेवा का क्या किया गया हो? उपभोग किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए, और आप अंतिम उपभोक्ता के रूप में क्या कर रहे होगे? उपभोग कर रहे होगे ऐसी स्थिति में। लेकिन ये उपभोग तभी हो पाएगा या इन वस्तुओं का उपयोग तभी हो पाएगा जब एक्चुअल में उन वस्तुओं का क्या किया गया होगा? वितरण
किया गया होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा, अगर देखा जाए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई होंगी ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में वस्तु सेवाओं का क्या होता है, वितरण होता है। अगर कहीं गेहूं उत्पादन हो रहा है तो उसका उपभोग जरूरी नहीं है वहीं पर हो रहा हो। भारत के बहुत बड़े हिस्से के अंतर्गत गेहूं चावल का अलग अलग क्षेत्रों में जो उपभोग किया जा रहा है वो तभी पॉसिबल है जब क्या किया गया, पूरे भारत के अंतर्गत उसका वितरण किया गया है। फिर एक और शब्द समझिए, विनिमय के परिप्रेक्ष्य में। विनिमय अगर देखा जाए, ये जो वस्तु सेवाएं हैं, इन वस्तु सेवाओं के आप क्या करोगे, उपभोग करना चाहोगे तो उपभोग ऐसे थोड़ी हो पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विनिमय। विनिमय यानी विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। प्राचीन काल में जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री के अंतर्गत सुना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए धन आधारित यानी वित्त आधारित क्या है, विनिमय प्रणाली है। तो हमको कोई चीज खरीदनी होती है तो बदले में क्या देना पड़ता है, धन देना पड़ता है, यानी रुपए देने पड़ते हैं, तो वो विनिमय के परिप्रेक्ष्य में आएगा। फिर आता है वित्त को लेकर, क्योंकि संपूर्ण जो क्रिया है, आर्थिक क्रिया, वो किस पर संचालित हो रही है, वित्त पर संचालित हो रही है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए सरकार को क्या मिलता है, राजस्व मिलता है, राजस्व की प्राप्ति होती है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए यहाँ पर वित्त का संबंध मूल रूप से किससे है, राजस्व से है। और राजस्व के परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन किया जाता है। सरकार के राजस्व के परिप्रेक्ष्य में चाहे कर अध्ययन हो या आयगत अध्ययन हो, जैसे सार्वजनिक आय होती है, राजस्व आय होती है, पूंजीगत आय होती है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार का जो राजस्व है मूल रूप से अगर देखा जाए कर प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो इन सभी चीजों का जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अर्थशास्त्र कह देते हैं। तो याद रहेगा कि प्रमुख तत्वों के परिप्रेक्ष्य में कौन से तत्व आते हैं अर्थशास्त्र में, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, वित्त। लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में, वस्तु और सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में इन प्रमुख तत्वों को मूल रूप से देखा जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी वास्तविक रूप से डेफिनेशन, जो कि सामाजिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत दो बिंदुओं पर यानी वस्तु सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण, विनिमय और वित्त पर आधारित निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये लोग आप लोगों ने इसको बिल्कुल तरीके से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहता है प्रमुख तत्वों के परिप्रेक्ष्य में। अगला देखते हैं अपन इसी के परिप्रेक्ष्य में। अब देखो, एक तो हमने यहां पर समझा अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अर्थ की स्थिति को समझने का प्रयास कर लिया, और हमने एडम स्मिथ को भी यहां पर मेंशन कर दिया। दूसरा हमने यहां पर देख लिया अर्थशास्त्र की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने इसे दर्शाया। अब एक और बिंदु आता है अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, कि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इसके प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र के प्रकार के अगर हम भाग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसे दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहली बार रैगनर फ्रिश द्वारा, रैगनर फ्रिश एक्चुअल में अगर देखा जाए इन्होंने 1933 में इसे परिभाषित किया था दो भागों के परिप्रेक्ष्य में। ये नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं। कहाँ के हैं, नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं। तो बच्चों याद रहेगा, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा गया है। कहां पूछा गया कि अर्थशास्त्र को किसने दो भागों में विभाजित किया है, तो रैगनर फ्रिश द्वारा अगर देखा जाए जो नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। कौन से भाग हैं या प्रकार हैं, तो दो प्रकार में एक तो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस तरह से अगर देखा जाए इसे हम क्या करते हैं, दो आधारों पर विभाजित कर देते हैं। अब हिंदी में थोड़ा सा शब्द जटिल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या हो मतलब होता है, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र अगर देखा जाए किस तरह से है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए समझने के संदर्भ में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर देखा जाए, जब
अर्थशास्त्र में इकाई अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इकाई अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इकाई मतलब किसी यूनिट का। यूनिट से मतलब है, जैसे अगर यहां पर अपन देखें कि एक परिवार के परिप्रेक्ष्य में हमें अध्ययन करना हो कि वहां पर कितना उपभोग होता है, तो एक यूनिट क्या हुई हमारे लिए, परिवार हो गया। या अगर मान लो एक उद्योग कोई संचालित हो रहा है, उस उद्योग के अंतर्गत अगर देखा जाए जो उत्पादन किया जा रहा है, उस उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में जो वस्तु निर्मित की जा रही है उसका कितना मूल्य हमें निर्धारित करना है, तो उसके मूल्य के परिप्रेक्ष्य में हम स्थिति को देख सकते हैं। तो मूल्य निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में उस वस्तु का मूल्य निर्धारण कितना होना चाहिए, उस वस्तु की साधन लागत निकालने के लिए हम निर्धारित कर सकते हैं। किसी परिवार के परिप्रेक्ष्य में प्रति व्यक्ति आय क्या है वो निर्धारित करने के लिए हम कर सकते हैं। तो मतलब किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, हम सारी यूनिट की बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा एक परिवार, तो एक परिवार की अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालें तो छोटे स्तर पर हो गया, लेकिन अगर हमें एक बड़े स्तर पर अगर देखा जाए भारत की आय निकालनी हो या मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, तो वो एक इकाई नहीं हुई, वो वृहत इकाई हो गई। तो जब हम एक इकाई के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, एक यूनिट के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब हम एक सीमित स्थान के परिप्रेक्ष्य में, सीमित व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप लिख सकते हो, उदाहरण के अंतर्गत अगर देखा जाए परिवार की आय, वस्तु कीमत निर्धारण, है ना, या किसी उद्योग के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उद्योग एक होगा, अगर अनेक उद्योग हो जाते हैं तो नहीं आएगा। एक यूनिट वाइज अगर उद्योग की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कह देंगे। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए दूसरा शब्द लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, तो समष्टि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी जब किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम किस में रखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखो यहां पर तो हमने किसी एक यूनिट की बात कर ली, लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब हम कर रहे होंगे तो उसे हम किस में रखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो किसी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जो बजट आता है, किसी राष्ट्र का जो कुल व्यापार हो रहा है विभिन्न देशों के साथ अगर देखा जाए, किसी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, कुल उत्पादन कितना है, तो जब ऐसी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं बच्चों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दर्शाते हैं। तो याद रहेगा अर्थशास्त्र के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में पहली बार इसका वर्णन किसने किया, रैगनर फ्रिश द्वारा किया गया। और रैगनर फ्रिश कहाँ के अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1933 में से दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा अगर देखा जाए समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, जब किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कह देंगे। जब हम किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कह देंगे। तो उदाहरण भी जैसे मैंने दिए, परिवार की आय, तो परिवार एक सीमित दायरे के अंतर्गत होगा, सूक्ष्म स्तर की बात हो गई, तो इसीलिए हम इससे क्या करें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। जब पूरे किसी देश के बजट की बात करते हैं या किसी देश के व्यापार की बात करते हैं, किसी देश के अंतर्गत कुल उत्पादन कितना हुआ उसकी बात करते हैं, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह से हम रैगनर फिश के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरा बिंदु आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि अगर देखा जाए यहां पर अगर देखें, हमने अभी समझने की कोशिश करी कि अर्थशास्त्र क्या है, अभी हमने समझने की क्या कोशिश करी, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र को हमने इस तरह से देखा जिसमें हमने एडम स्मिथ के संदर्भ में भी बात करी। मैंने आपको 2 स्टार यहां पर बनवाए हुए हैं। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि एडम स्मिथ किस देश के अर्थशास्त्री हैं?
पता है किसी को? तो कमेंट करिए कि एडम स्मिथ किस देश के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है सबसे पहले। ठीक, तब तक हम, आप लोगों के कमेंट आते हैं, तब तक हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है हमारा इसी में, अर्थव्यवस्था। अब देखो, मैंने लास्ट में आपको क्या बताया, इसमें हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र। सिलेबस समय जो हमें टॉपिक दिए हुए हैं वो एक्चुअल में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिए हुए हैं। जैसे अगर देखा जाए, हमने औद्योगिक नीतियों की बात करी, संगठन की बात करी, या कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र की जो बात की जाएगी वो वास्तविकता में भाग किसका है, समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है। हमें इकोनॉमिक्स ना पढ़ते हुए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक स्वरूप है वो पढ़ना है। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप है ना। इसे क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप कहते हैं। और ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होता है। तो हमें सिद्धांत नहीं पढ़ने, हमें एक्चुअल में उसका देखा जाए व्यवहारिक स्वरूप पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होगी, अर्थ क्या होगा। तो देखो, अर्थव्यवस्था का अर्थ अगर देखा जाए तो अर्थधन व्यवस्था है, अर्थधन व्यवस्था है। तो अर्थधन व्यवस्था, अर्थ का मतलब क्या हो गया, यानी धन हो गया, और व्यवस्था यानी उसका प्रबंधन हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था को जब हम दो भागों में देखते हैं शब्दों के संदर्भ में, तो एक का अर्थ निकल कर आता है धन, दूसरे का निकल कर आता है प्रबंधन। आप लोग भी क्या करते हो, धन का प्रबंधन करते हो। तो धन का प्रबंधन अगर देखा जाए, हम इस शब्द को कह रहे हैं। अब धन का प्रबंधन कर रहे हैं, तो वास्तविकता में अगर देखा जाए, आप यानी पैसे को मैनेज कर रहे हो। तो पैसे को मैनेज कर रहे हो, अब देखना भावार्थ इसका, यानी अगर मैं इसकी परिभाषा के रूप में आपको समझाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। बनाई गई अर्थव्यवस्था ही, यानी व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है अगर देखा जाए। अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। कि जैसे आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने घर से दूसरे जगह रह रहे होंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो लाइव जुड़े हुए हैं अपन से, वो इंदौर रह रहे होंगे। अब घर से एक निश्चित पैसा आता है, किसी को अगर देखा जाए महीने के खर्च के रूप में 10,000, किसी को 12,000 रुपए जो मिलते हैं, उसके आधार पर यदि समझा जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको मान लो उदाहरण के रूप में 10,000 रुपए घर से आपको दिया जाता है पैसा, अब आपकी अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होगी वो समझें। आप क्या करोगे, उस 10,000 रुपए को केंद्र में रखोगे, केंद्र में रखकर ही सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करोगे कि भैया हमें किराया भी देना है। ठीक है, मान लो किराए के रूप में 5,000 रुपए किराए के रूप में चले गए, फिर 3,000 रुपए अगर देखा जाए भोजन के रूप में चले गए। अगर हम बात करें 500 रुपए मान लो आपके नाश्ते के रूप में चले गए, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह के रूप में प्रयोग कर लिए। और अगर देखा जाए कुछ 501 रुपए अगर देखा जाए किसी किताब वगैरह खरीदने के लिए प्रयोग में कर लिए। 500 रुपए आपने दैनिक जीवन के अपनी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में खर्च कर लिए। फिर अगर देखा जाए 500 रुपए बचे हुए हैं तो इमरजेंसी के लिए आपने रखे हुए हैं, कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए। तो आपने ये 10,000 रुपए जो है कुछ उदाहरण के रूप में मैंने जो बताया है उस हिसाब से मैं जब मैनेज किए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो आप मैनेज कर रहे हो कि हमें कैसे कैसे पैसा खर्च करना है, तो आप भी अपनी छोटी सी अर्थव्यवस्था संचालित कर रहे हो बच्चों। अगर आप इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे कर दोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। जब सरकार के पास पैसा कम हो, सरकार पैसा ज्यादा खर्च करे, मान लो इस 10,000 रुपए के परिप्रेक्ष्य में जो आपको घर से पैसा मिला हुआ है, उस पैसे के संदर्भ में आप
इसको ध्यान में रखते हुए खर्च ना करें, अनाप शनाप खर्च करने लगे। दोस्त ने कहा चलो पिक्चर दिखाते हैं, कांतारा फर्स्ट चैप्टर रिलीज हो गई है और मालूम पड़े उसका टिकट ही 500 रुपये है। ऐसी स्थिति में आप पिक्चर देखाए और आप उसी महीने अगर देखा जाए आपके किसी चाहने वाले का जन्म दिवस हो, बर्थडे मना लें, चले जाएं, गिफ्ट दे दें, तो ऐसी स्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़। क्योंकि आप पैसों का मैनेज सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब मैनेज सही तरीके से नहीं कर पाओगे, आपके पास आपकी आय से ज़्यादा आप जब व्यय अधिक करोगे तो ऐसी स्थिति में आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप ऋण किससे लोगे? या तो अपने रूममेट से मांगोगे या घर पे व्यवस्था के लिए कहोगे कि इतने पैसे की और आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि पिताजी दे चुके हैं, तो मम्मी से कहोगे, बड़े भाई से कहोगे, बहन से कहोगे कि भैया इतने पैसे और पहुंचवा दीजिए क्योंकि पैसा कम पड़ गया इस बार हमें। तो यानी आपने अपनी अर्थव्यवस्था को सही से मैनेज नहीं किया है। इसीलिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, धन का प्रबंधन शब्द यहां पर प्रयोग कर रहा हूं कि आप धन का प्रबंधन कैसे कर रहे हो, कितना बेहतर प्रबंधन कर रहे हो। इसीलिए आपको एक और शब्द बोलूं, इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश वर्ड है वो एक्चुअल में ग्रीक भाषा का शब्द है और वो ओक्यो प्लस नोमस से बना हुआ है, जिसका हिंदी अगर अर्थ में कहूंगा तो होता है घरेलू या गृहिणी का प्रबंधन। घरेलू या गृहिणी का प्रबंधन शब्द के रूप में हम उसको देखते हैं, समझते हैं। तो जब हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो प्रबंधन से मूल तात्पर्य क्या हो गया कि हम धन को केंद्र में रखकर हम जो भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? अर्थव्यवस्था। जब सरकार भी क्या करती है, बजट के अंतर्गत सरकार हर साल बजट बनाती है, तो बजट के अंतर्गत सरकार भी क्या करती है? धन को केंद्र में रखकर अपनी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए योजना निर्मित करती है कि भैया इतना पैसा आया है, हम इतना खर्च कर सकते हैं, इतना अगर हमें ऋण लेना पड़ा तो ये हमारी सीमा के अंतर्गत है, इस सीमा से बाहर जाकर भी हम ऋण नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या करेगा? वित्त बोझ को बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में सरकार भी क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था का संचालन। लेकिन जब इस शब्द के साथ किसी देश का नाम हम लगा देंगे तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को शो करने लगेगा। जैसे मैं अगर कहूं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उसके कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे मैं कहूं अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर को वो क्या करेगा? शो करेगा। तो याद रहेगा यहां पर अर्थव्यवस्था का जो मूल अर्थ है किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में। अब इसका एक आशयगत और संबंध समझ लो। यदि अगर हम ये समझें कि अर्थव्यवस्था का आशय क्या है, तो ध्यान रखना अर्थव्यवस्था का मूल आशय ये है कि सीमित संसाधनों पर मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। अब मैं परिभाषागत तो मैंने इस तरह से बताया आपको, अब अगर आशयगत अगर देखा जाए इसका आशय क्या निकल कर आता है, तो आशय के संदर्भ में दर्शाया जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेशन होते हैं। यानी आपके पास 10,000 रुपये हैं तो संसाधन कितने हैं? सीमित हैं। लेकिन इन सीमित संसाधनों पर आप क्या कर रहे हो? अपने आप को मैनेज कर रहे हो और मैनेज करके आप अपनी क्या कर रहे हो? असीमित आवश्यकताओं की जब पूर्ति कर रहे हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कह देते हैं। तो आई थिंक ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे कि अर्थशास्त्र मूल रूप से अगर देखा जाए सैद्धांतिक पक्ष का संबोधन कराता है, वहीं अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए वो व्यवहारिक पक्ष का संबोधन कराता है। और ऐसी स्थिति में दोनों के अर्थ थोड़े से अपने शब्दों के आधार पर अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्लियर हो गए आप लोगों को। अब अगला इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि अगला इसमें हमें परिचय में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगला जो शब्द है यहां से कई सारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो प्रकार के अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो आप एक चार्ट बनाइएगा। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए
तो पहला प्रकार आता है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। फिर आता है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। फिर तीसरा आता है संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। चौथा आता है आय के आधार पर अर्थव्यवस्था। इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम क्या करते हैं, यानी प्रकार के रूप में, टाइप्स के रूप में इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब इसमें भी क्या किया जाता है, इसके अलग अलग भाग हैं, तो आप वो भी लिख लीजिए। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था देखा जाए तो ध्यान रखना, पहला अर्थव्यवस्था जिसको मूल रूप से जिसकी शुरुआत, जहां से शुरुआत होती है अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा अगर देखा जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये इसके 3 प्रकार हैं सरकार की भूमिका के आधार पर। फिर वहीं पर अगर देखा जाए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो इसे भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, पिछड़ी या इसको अल्प विकसित भी कह सकते हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। और संबंधों के आधार पर जब अर्थव्यवस्था को देखा जाता है तो यहाँ पर हम इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था। और इसे हम जब आय के संदर्भ में देखेंगे तो निम्न आय, निम्न मध्यम आय, तीसरा मध्यम, उच्च और उच्च आय, इस तरह से इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आपको बच्चों में बता दूं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं पीएससी के अंतर्गत, और प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोगों को ये सारे बिंदु हमें क्या करना है, पढ़ना है और आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस में किस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। आपको सभी को समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था में, कौन सा हम बनाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर। तो अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है बच्चों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, जैसे मैंने आपको बताए कि जनक जो हैं वो जनक कौन हो गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, एडम स्मिथ हो गए। कौन हो गए हैं, एडम स्मिथ हो गए हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के अंतर्गत पहली बार अगर देखा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा एडम स्मिथ के द्वारा क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं। याद रहेगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब
इसको समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखो, आप लोग जैसे जानते होंगे कि जब देश विकसित हुए तो जैसे यूरोपीय देशों में अंतर्गत या पश्चिमी देशों के अंतर्गत देखा जाए तो उन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल रहा है। पूंजीवादी से मतलब होता है कि ऐसे वर्ग के लोग जो पूंजीपति हैं, जिनके पास धन बहुत सारा है, उनको हमने क्या नाम दिया है? पूंजीपति लोग दिया है। क्योंकि ये अपनी जो पूंजी है वो देश के संदर्भ में अगर देखा जाए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। यानी उत्पादन के संदर्भ में जब अपने धन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे लोगों को पूंजीपति वर्ग के लोगों के नाम से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अगर इसके लक्षण को देखा जाए कि लक्षण कैरेक्टर कैसे, यानी इसकी विशेषता कैसी हमको देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भूमिका बाजार या अर्थव्यवस्था में, हम इसको ऐसे कहें, बाजार में न्यूनतम हस्तक्षेप की हो और पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बाजार या अर्थव्यवस्था में अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग? तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। याद रहेगा, हम किसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं? हम उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें सरकार की जो भूमिका है वो न्यूनतम हस्तक्षेप की हो और पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बाजार में क्या होगा? ज्यादा होगा। आज की डेट में जितने विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इस आधार पर कोई उदाहरण बोलूं तो उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो अमेरिका इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गए, ऐसे देश हैं जिनके अंतर्गत हमें पूंजीपति वर्ग का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, आप लोग ये नोट कर लेना कि वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हो। ये कॉन्सेप्ट जब दिए गए तब वहाँ पर ये मॉडल क्या थे? प्रभावी रूप से देखने को मिलते थे। लेकिन वर्तमान यानी आधुनिक समय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोई देश पूरी तरह से ना तो पूंजीवादी है और कोई देश ना पूरी तरह से समाजवादी है। वर्तमान में अगर देखा जाए अधिकतम देशों के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका वर्तमान में पूरी तरह से पूंजीवादी है। अमेरिका में भी अगर देखा जाए तो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को समझने को और देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो आधुनिक संदर्भ में ये अवधारणा क्या हो चुकी है? संशोधित हो चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हम बात करेंगे तो वो जरूर ऐसे विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। उसमें केवल इतना ही नहीं अमेरिका ही है, उसमें जापान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी देश वर्तमान में पूरी तरह से अगर देखा जाए क्या नहीं है? पूरी तरह से पूंजीवादी नहीं है। उसमें अमेरिका भी पूरी तरह से पूंजीवादी आधुनिक संदर्भ में नहीं है, पूर्व में रहा है अगर मैं ऐसे कहूं तो। ठीक है, तो याद रहेगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भूमिका बाजार में न्यूनतम हस्तक्षेप की है और पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बाजार में अधिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में अमेरिका बताया है। वहीं दूसरा अगर देखा जाए तो ध्यान रखना, अब ऐसे में होता क्या है कि जो पूंजीवादी देश होते हैं वहां पर जो संसाधन होते हैं, संसाधनों पर अगर देखा जाए, संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का प्रभाव होता है।
यानी जो रिसोर्सेस हैं उनका अगर देखा जाए अधिकतम यूटिलाइजेशन जो हो रहा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रखे गए हैं वो वास्तविकता में पूंजीपति वर्ग के पास होते हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, संसाधनों पर मूल रूप से जो भी रिसोर्सेस हैं वहाँ के, चाहे मिनरल्स हों या नेचुरल रिसोर्सेस हों, उन पर किसका प्रभाव है, पूंजीपति वर्ग का प्रभाव होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, ऐसे रिसोर्सेस को बड़े उच्च वर्ग के लोगों को सौंप देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का क्या हो जाता है, प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है बच्चों, फिर ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हम तीसरा बिंदु और समझ सकते हैं। यहां मुक्त बाजार व्यवस्था पाई जाती है, मुक्त बाजार व्यवस्था पाई जाती है। तो मुक्त बाजार व्यवस्था से क्या मतलब है, तो मुक्त बाजार व्यवस्था से अगर देखा जाए मतलब होता है कि अगर हम बात करें जो वस्तु सेवाएं जो बाजार में उपलब्ध हैं, उन वस्तु सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को अगर हम समझें तो यहाँ पर मूल रूप से उनका जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करता है। यानी सरकार का यानी किसी भी तरह से वस्तु सेवाओं की कीमतों को लेकर कोई नियंत्रण नहीं रहता है और वस्तु सेवाओं की जो कीमत है वो स्वतः ही बाजार निर्धारित करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब अगर ऐसे देशों में किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि उसकी मांग कम होगी तो उसका मूल्य स्वतः ही कम हो जाएगा। तो ये जो है वो मुक्त बाजार प्रणाली के अंतर्गत होती है, वो उसकी उपलब्धता, गुणवत्ता आदि चीज़ों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहां पर क्या पाया जाता है, मुक्त बाजार व्यवस्था पाई जाती है। याद रहेगा आप लोगों को, तो मुक्त बाजार व्यवस्था पाई जाती है यानी मूल्य नियंत्रण जो है वो मूल्य नियंत्रण का अभाव होता है। आप अगर चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि मूल्य नियंत्रण नहीं होता है, मूल्य नियंत्रण नहीं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भारत के अंतर्गत भी जैसे एलपीजी का जो सिलेंडर आता है जो हम घरेलू रूप से प्रयोग करते हैं, तो घरेलू स्तर पर तो सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए जब कॉमर्शियल सिलेंडर की हम बात करते हैं तो उस पर सरकार नियंत्रण नहीं है। तो दोनों के प्राइस में क्या मिलेगा, आपको अंतर मिलेगा। यानी जो घरेलू सिलेंडर है वो सस्ता मिलता है और वहीं अगर देखा जाए व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो सिलेंडर है एलपीजी का वो महंगा मिलता है। तो क्यों महंगा मिल रहा है, क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, उसको सरकार ने अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर सरकार का नियंत्रण है जो उसके प्राइस को सरकार कंट्रोल करती है। तो ऐसी स्थिति है। इसी में चौथा बिंदु अगर लक्षण के रूप में अगर मैं कहूं तो ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतिस्पर्धा का गुण पाया जाता है। अब शब्द समझना, ये प्रतिस्पर्धा क्या है, होता क्या है, सरकार यहाँ पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक पूंजीपति को बढ़ावा ना मिलते हुए सभी पूंजीपति वर्ग के लोगों को क्या मिलता है, बढ़ावा। तो ये अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, निवेश करते हैं अर्थव्यवस्था में। जब निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, इससे होता यह है कि वो अपना उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के पश्चात होता यह है कि जब एक ही प्रकार की चीजें बाजार में बहुत सारी उपलब्ध होंगी, मतलब एक ही टाइप की, जैसे एक पेन ना होते हुए बाजार में बहुत सारे पेन हो और उनके बीच क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो। एक ही क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे लोग अपने उद्योग व्यवसाय जब संचालित कर रहे होंगे तो होता क्या है कि उस वस्तु या सेवा के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता बढ़ जाती है। गुणवत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिस्पर्धा क्या होती है, बढ़ती है। हर उद्योगपति ऐसी स्थिति में ये चाहेगा कि हर उद्योगपति क्या चाहेगा ऐसी स्थिति में कि वो अपना जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को बनाए, साथ ही साथ उसके मूल्य को कम करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसका उत्पाद बाजार में बिक सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होती, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इस प्रतिस्पर्धा से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसको लाभ होता है, जनता को लाभ होता है। किसको लाभ होता है, ध्यान रखना, जनता को लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, क्योंकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चीजें या सेवाएं मिलती हैं, साथ ही साथ अगर देखा जाए उनका कम मूल्य भी चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर सोचिए जब ऐसा अभाव हो तो वहां पर क्या होगा, मोनोपोली बन जाएगी। यानी कुछ ही उद्योगपति हों और वो उद्योगपति ही मिलकर मूल रूप से संचालित कर रहे हों अर्थव्यवस्था का, तो ऐसी स्थिति में एक प्रभाव ये निकल कर आता है, वहां पर मोनोपोली या एकाधिकार बन जाता है।
और वो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसके वस्तु सेवाओं की कीमतों को बढ़ा देते हैं। तो ये एक दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन मूल रूप से जब विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में हम ये चीज देखते हैं तो कोई एक पूंजीपति ना होते हुए विभिन्न प्रकार के पूंजीपति अपने उद्योग संसाधनों के प्रयोग के माध्यम से विभिन्न वस्तु सेवाओं का उत्पादन करते हैं जो जनता को न्यूनतम कीमत पर मिलता है, और इस प्रतिस्पर्धा में जनता को लाभ होता है। अब एक और बिंदु समझते हैं। अगर देखा जाए, यहां पर आय असमान रूप से हमको देखने को मिलती है, आय असमानता, आय की असमानता देखने को मिलती है। क्योंकि अगर देखा जाए पूंजीपति जो लोग हैं उनके पास तो यानी उच्च आय हो गई। अब ऐसी स्थिति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य अगर देखा जाए, आय असमानता एक समय के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग कौन कर रहा है, उद्योगपति कर रहे हैं। वहां पर जब उद्योगपति के द्वारा संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो संसाधनों का प्रयोग करके वो तो अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जो श्रमिक वर्ग हैं वो श्रमिक वर्ग इस आय के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि नहीं कर पाते। क्योंकि श्रमिकों को इन उद्योगपतियों के माध्यम से केवल मजदूरी या वेतन ही प्राप्त हो पाता है, तो उनकी जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमको आय असमानता देखने को मिलती है। और जब आय असमानता बढ़ती है और संसाधनों पर जब नियंत्रण उच्च वर्ग का बढ़ता है तो ध्यान रखना आप लोग कि ऐसे देशों के परिप्रेक्ष्य में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देशों के परिप्रेक्ष्य में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सा वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? वर्ग संघर्ष मतलब उच्च आय वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य क्या होता है, आय मतलब यानी संघर्ष उत्पन्न होता है आय की असमानता के कारण। ध्यान रखना, इसी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में जब ये सारी स्थिति निकल कर आई, बाद में ये वर्ग संघर्ष जब बढ़ता हुआ देखने को मिला, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। और कुछ लोगों ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश के संदर्भ में पूरी तरह से अगर देखा जाए विकास के संदर्भ में सही नहीं है, इसीलिए हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि सरकार की भूमिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैसी हो गई, प्रभावी ना होते हुए यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप की हो गई, और पूंजीपतियों की भूमिका क्या हो गई, प्रभावी हमको देखने को मिल गई। इसीलिए जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमियां देखी गईं तो फिर कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल देने पर जो बल दिया अगर देखा जाए। तो अगला बिंदु हम इसी को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। तो जनक कौन हो गए, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, एडम स्मिथ हो गए। इनकी पुस्तक किसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल दिया गया, द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया गया। पहली बार अवधारणा प्रस्तुत की गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भूमिका बाजार में न्यूनतम हस्तक्षेप की हो और पूंजीपति वर्ग का प्रभाव बाजार में अधिकतम हमको देखने को मिले, तो हमने इसको नाम दे दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर मैंने आपको बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग का लोगों का क्या होता है, संसाधनों पर प्रभाव होता है। फिर अगर देखा जाए यह व्यवस्था कैसी होती है, यानी मुक्त बाजार व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पर जो मूल्य के वस्तु सेवाओं का जो मूल्य है उस पर नियंत्रण सरकार के द्वारा न रखते हुए क्या होता है, बाजार स्वयं वस्तु सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करता है। फिर मैंने इसमें चौथा बिंदु आपको बताया, प्रतिस्पर्धा का यहाँ पर क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर अगर देखा जाए यहाँ पर आय असमानता की स्थिति देखने को मिलती है, और आय असमानता जब बढ़ जाती है तो ध्यान रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है। यानी श्रमिक जो वर्ग है वो उच्च वर्ग के प्रति क्या करता है, रोष व्यक्त करता है ना, ऐसी स्थिति में। तो यह हो जाता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखा। अब यहीं पर अगर देखा जाए दूसरा जो मैंने शब्द लिखा है समाजवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसकी अवधारणा जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निकल कर आई थी। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो कहां से निकल कर आई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से ही निकल कर आई है। यानी उसकी कमियों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। और इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है,
कार्ल मार्क्स नाम है। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है एक दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक? दास कैपिटल। इस दास कैपिटल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहां पर हम समझें, इस पुस्तक में पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। हालांकि आप बच्चों में ये भी बता दूं, इनकी एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को बताने का प्रयास किया था, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए दास कैपिटल के अंतर्गत इसका पूर्ण विवरण हमको समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल का देखने को मिलता है। तो आई थिंक ये आपको आज मैंने जो बताया वो सारे बिंदु क्लियर रहेंगे हुए होंगे, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं पुनः अवगत करा दूं, हमारी जो क्लासेस हैं वो एवरीडे 8:30 बजे से लगेंगी, क्योंकि आज हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो 7 बजे से संडे से शुरुआत करी थी, लेकिन कल से हम कंटिन्यू 8:30 बजे से आपको कर्मा आईएएस के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और रोज हम यहां पर कंटिन्यू अपनी क्लासेस को करते रहेंगे। आपके टेस्ट भी रहेंगे, जैसे जिन बच्चों ने कॉम्बो में ऑफर लिया है उनको ध्यान रखना, वो लोग बच्चे टेस्ट भी कंटिन्यू करेंगे। उनका टेस्ट वीकली रहेगा, संडे टू संडे टेस्ट रहेगा, तो वो टेस्ट के साथ पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक, तो नोट्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाइएगा, एप्लीकेशन पर आज के टॉपिक का पूरा नोट्स डला हुआ है, आप वो देखिएगा। और मैंने आपको चूंकि शॉर्ट नोट्स में लिखवाया भी है, मेंशन भी कराया है, तो मैं पुनः कहूंगा रिवीजन के लिए इस नोट्स का प्रयोग अवश्य करिएगा। यहां से हमें डायरेक्ट सीधे सीधे क्या हो जाता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रयोग हो जाएंगे। आप डिटेल नोट्स पढ़ना है तो मैंने डिटेल जो आपको कराया है वो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। सभी को बाय बाय। क्लास सुबह शुरू हो गई थी रोहित, है ना, तुम लेट आए थोड़ा सा। चलिए ठीक।